अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल डियर एस्पिरेंट्स। आई होप यू आर फाइन। ये वीडियो पार्ट 3 है और इसमें हम क्वेश्चन 31 टू 50 डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का पेपर जो पीपीएससी ने लिया, इसके पहले 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज़ नेशनल बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। पेपर के मुताबिक ऑप्शन सी करेक्ट है। इट वाज एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड ऑन 9th ऑफ नवंबर 1949। और अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो दैट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1948। 1 ऑफ जुलाई 1948 को हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वजूद में आया था और उसका इफ्तिताह किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने खुद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये जो है ना नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सब्सिडरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्चुअली। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कराची में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड क्वार्टर्स भी कराची में ही है। और अगर हम 2022 की बात करें तो इट हैज़ 1500 ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान। इसकी जो पहली ब्रांच थी ना, फर्स्ट ब्रांचेस इन ज्यूट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी जो मौजूदा बांग्लादेश है उसके बांग्लादेश के एरियाज़ जिनमें बहुत ज़्यादा ज्यूट यानी पटसन ग्रो की जाती थी, उन एरियाज़ में ये नेशनल बैंक की ब्रांचेस को ओपन किया गया था। बट ग्रेजुअली ये सबसे पहले अगर हम मौजूदा पाकिस्तान की या वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले कराची में एंड देन लाहौर में इसको जो है ना इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द करीन कॉन्फ्लिक्ट इज़ एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन। तो करीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पहले देख लेते हैं। करीन नेशनल यूनियन के नाम से एक यूनियन है म्यांमार में, एक एथनिक माइनॉरिटी है करीन के ही नाम से, या करीन या कैरन, इसकी प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है। तो करीन जो लोग हैं एथनिक ग्रुप है म्यांमार में, दैट दे आर अ माइनॉरिटी इन म्यांमार। म्यांमार का ओल्ड नेम बर्मा था, तो बर्मा भी कह सकते हैं। बर्मा में या म्यांमार में जो माइनॉरिटी एथनिक माइनॉरिटी करीन है, उनकी एक यूनियन है KNU, करीन नेशनल यूनियन। उन्होंने द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार के साथ एक यानी कॉन्फ्लिक्ट बनाया हुआ है, एक उनका आपस में प्रॉब्लम इशू है जो 1949 में स्टार्ट हुआ था। एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल वॉर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी सिविल वॉर्स हुई हैं उनमें जो लॉन्गेस्ट हैं उनमें से करीन कॉन्फ्लिक्ट एक है। 1949 में स्टार्ट हुआ था, अब तक चल रहा है। व्हाट दे वांट, व्हाट डज KNU वांट, करीन नेशनल यूनियन क्या चाहती है? दे वांट दे आर फाइटिंग फॉर ऑटोनमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द करीन पीपल। हो सकता है वो उनके लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ रहे हों, या उनकी जो ऑटोनमी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है उनके लोगों का, उनकी वो यूनियन उसके लिए लड़ रही है गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार के साथ। और दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। जाहिर है जंग कभी भी पॉजिटिव आउटकम तो देती नहीं है, लड़ाई कभी भी अच्छी तो हो नहीं सकती इन द लॉन्ग रन। तो डिस्प्लेसमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस इसका नतीजा बनी है। 1949 से लेके अब तक करीन नेशनल यूनियन, जो एक करीन नामी एक उनकी माइनॉरिटी है, अक़लियत है म्यांमार में, उनका म्यांमार की हुकूमत के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार के अंदर ये म्यांमार की अक़लियत अपनी हुकूमत के साथ लड़ रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट म्यांमार में है। म्यांमार का कैपिटल पेपर में अगर पूछा जाए तो वो नैपीडव है, NAYPIDAW, नैपीडव। और अगर मलेशिया के कैपिटल की बात करें तो वो कोलालमपुर है। अज़रबैजान का कैपिटल बाकू है। यूक्रेन का कैपिटल कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट वांट टू फाइट अबाउट हु गेट्स द कार, विच टाइप ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। इस सेंटेंस में जो दोनों क्लॉजेज हैं उनके जो मेन वर्ब हैं वो किस तरह के वर्ब यूज़ हुए हैं? ऑप्शन ए है डायनेमिक वर्ब, ऑप्शन बी स्टेटिव वर्ब, ऑप्शन सी फ्रेजल वर्ब, ऑप्शन डी फाइनाइट वर्ब। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है इसमें, डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब जो होता है वो ऐसा वर्ब होता है जो किसी एक्शन को शो करता है, जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें स्टेटिव वर्ब की, तो स्टेटिव वर्ब हालत बयान करता है, स्टेट बयान करता है किसी सब्जेक्ट की। ठीक है।
जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ हैप्पी, वो खुश है। अब इज़ बता रहा है कि स्टेट, और उसका हमें बता रहा है कि प्रेजेंट टाइम में वो खुश है। हम कहते हैं द मूवी वॉज बोरिंग, तो वॉज उसकी स्टेट बता रहा है, यानी एक तो वो पास्ट बता रहा है कि पास्ट में मूवी हमने देखी और वो कैसी थी, वो बोरिंग थी, उसकी हालत उसने बता दी। तो स्टेटिव वर्ब स्टेट बताता है। और फ्रेजल वर्ब जो होता है ऑप्शन सी, फ्रेजल वर्ब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मेन वर्ब के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं और अगर हम प्रेपोजिशन को चेंज करते जाते हैं तो मीनिंग बदलता जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लुक सिंपल टर्म्स में हम कहते हैं किसी चीज़ को गौर से देखने को, लेकिन लुक के बाद अगर हम आफ्टर लगाते हैं, लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर है हमारी किसी चीज़ की नशोनुमा करना, देखभाल करना। द मदर इज़ लुकिंग आफ्टर हर बेबीज़। लुक अप की अगर हम बात करते हैं तो तलाश करना किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी किताब में या डिक्शनरी में मीनिंग देखने को भी लुक अप कहते हैं। प्लीज़ लुक अप द डिक्शनरी फॉर द मीनिंग, तो आप लगाया तो मीनिंग बदल गया। अच्छा, लुक फॉरवर्ड टू की अगर हम बात करते हैं, लुक फॉरवर्ड टू होता है किसी वाक़े या किसी हैपनिंग का बड़े खुशगवार अंदाज में इंतज़ार करना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विज़िट, यानी मैं आपकी आमद का इंतज़ार कर रहा हूँ, बड़े पुरकशिश और बड़े खुशगवार अंदाज में इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर हम लुक डाउन की बात करें, लुक डाउन अपॉन, तो हकारत की नज़र से देखना। डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, गरीबों को हकारत की नज़र से ना देखो, ठीक है। दिस इज़ हाउ दे वेरी। अगर हम लुक फॉर की बात करते हैं तो कोई गुम हुई या खोई हुई चीज़ तलाश करने को कहते हैं। आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल फ़ोन, या आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट पेन या बुक, कोई भी चीज़, वॉच। तो ये इस तरह से फ्रेजल वर्ब काम करता है, यानी आपके वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन होता है, समटाइम्स एडवर्ब भी होता है, समटाइम्स बोथ भी होते हैं। बहरहाल प्रेपोजिशन बदलता जाता है तो उस वर्ब का मीनिंग बदलता जाता है। दिस इज़ हाउ फ्रेजल वर्ब्स वर्क। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब सिंपली आपका वो वर्ब होता है जो आपको टेंस के बारे में बताता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, और उसके साथ साथ वो हमें सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ ही ईट्स हिज लंच इन दी ऑफिस। अब ईट्स हमें ये बता रहा है, जो एस लगा हुआ है वो बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, और साथ में ये बता रहा है कि टेंस हमारा प्रेजेंट का है। हाँ, अगर हम कहते हैं दे एट वेरी गुड डिनर, तो एट हमें बता रहा है कि बात जो है वो हमारे पास्ट की हो रही है। वी विल ईट द ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, अब विल ईट हमें बता रहा है कि बात फ्यूचर की हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब के कंट्रास्ट में मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में भी बता देता हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब बनता वर्ब से ही है, लेकिन वो एक्शन जो परफॉर्म करता है वो वर्ब का नहीं करता, यानी वो एक्शन वर्ड नहीं होता। इसकी तीन मेजर एग्जांपल्स हमारे पास इन्फिनेटिव है, जेरेंड है और पार्टिसिपल है। मैं बात कर रहा हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब की। नॉन फाइनाइट वर्ब एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, वो नाउन का काम करेगा या यानी सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कैसे? इन्फिनेटिव होता है, टू के साथ वी फर्स्ट लगा होता है। टू टीच इज़ माई पैशन, अब पढ़ाना मेरा शौक़ है। टू टीच यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट नाउन होता है, ठीक है। ही लव्स टू स्विम, अब टू स्विम वो तैरना पसंद करता है। टू स्विम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन आता है, तो इसका फंक्शन भी यहाँ पर नाउन है। और भी ये बड़ा कम्प्लेक्स है इन्फिनेटिव, लेकिन सिंपली आपको बता रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव नाउन का काम करता है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। जनरली बता रहा हूँ, आगे इसमें मज़ीद तो खैर डिटेल्स बहुत बड़ी हैं। आगे नॉन फाइनाइट वर्ब में होता है जेरेंड। जेरेंड आईएनजी वाली फॉर्म को हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं। मैं अगर यही एग्जांपल दूं, टीचिंग इज़ माय पैशन। टीचिंग वी आईएनजी वाली फॉर्म है, वी फोर्थ है, ठीक है, लेकिन यहाँ वो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, तो ये हमारा नाउन है। और इसको हम जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी वाली फॉर्म नाउन के तौर पे यूज़ होती है तो हम उसको जेरेंड कहते हैं, और ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद होते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल
प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होती है, और पास्ट पार्टिसिपल होता है ईडी वाली फॉर्म, वो भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है, इनको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं। जैसे द फॉलोइंग लीव्स लुक ब्यूटीफुल, अब आईएनजी वाली फॉर्म लीव्स के साथ यूज़ हुई है, उनकी क्वालिटी बन गई है और ये एडजेक्टिव बन गया है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द ब्रोकन ग्लास इंजर्ड द मैन, अब ब्रोकन ग्लास या इंजर्ड प्लेयर कुड नॉट प्ले। ठीक है, तो इंजर्ड यहाँ पर ईडी वाली फॉर्म यानी V3 है और ये यूज़ हो रही है एडजेक्टिव के तौर पे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये हमारा एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मेरे ख्याल में डिटेल बहुत ज़्यादा हो गई है इनके बारे में, लेकिन बेसिक चीज़ें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बांग्लादेश सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, तो बांग्लादेश के जुदा होने की कहानी है 1971 की। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से जुदा हुआ बांग्लादेश, और ये कहानी शुरू हुई थी मार्च 1971 में, व्हेन पाकिस्तान आर्मी लॉन्च्ड एन ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन सर्चलाइट टू सप्रेस बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट। और इस ऑपरेशन के बारे में भी पूछा जाता है कि जो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी, उसमें जो पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन जो किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। और ये बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए, दबाने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया इन मार्च 1971। बजाय उस मूवमेंट को दबाने के, इट इवन एनरेज्ड इट इंक्रीज्ड द बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, और उसके नतीजे में क्या हुआ, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा होकर एक अलग मुल्क बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेन गैसेस डैश अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है इन। यहाँ पर प्रेपोजिशन इन यूज़ होगा क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो एक बैलून की तरह से हवाओं का एक कवर है, एक गिलाफ है जो ज़मीन को हर तरफ से घेरे हुए है, और उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेन गैसेस है। नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन 21% है, तो यहाँ प्रेपोजिशन इन आएगा क्योंकि वो एक सरफेस के अंदर हैं। जैसे बैलून के अंदर हवा होती है ना, इसी तरह अगर हम बैलून कंसीडर करें ना एटमॉस्फेयर को, तो उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसलिए प्रेपोजिशन इन करेक्ट है। ऑन किसी सरफेस के ऊपर होता है, टू किसी चीज़ की डायरेक्शन होती है यानी किसी चीज़ की जानिब, और एट वैसे लोकेशन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ करेक्ट जो हमारा प्रेपोजिशन है वो इन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया, लीबिया का कैपिटल पूछा हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ट्रिपोली। ट्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। बाकी जो तीनों नेम्स हैं, ऑप्शन ए में जूबा है। जूबा एक्चुअली साउथ सूडान का कैपिटल है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पेपर में। जूबा एक्चुअली साउथ सूडान का कैपिटल है। ऑप्शन बी में अपिया है या अपिया होगा, ये एक SAMOA सामोआ के नाम से कंट्री है, उसका कैपिटल है। ऑप्शन सी ट्रिपोली लीबिया का है, और ऑप्शन डी अम्मान जो है, अम्मान जॉर्डन का कैपिटल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको याद रखना चाहिए पॉइंट्स को कि जूबा साउथ सूडान, अपिया समोआ, ट्रिपोली लीबिया एंड अम्मान जॉर्डन के कैपिटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अंजुमन-ए हिमायत इस्लाम फाउंडेड? ऑप्शन ए 1881, 1882, 1883 एंड 1884, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 1884 में अंजुमन हिमायत इस्लाम को इस्टेब्लिश किया गया था। 1882 भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और 1884 में अंजुमन हिमायत इस्लाम को बनाया गया था लाहौर में। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप याद रख लें। अंजुमन हिमायत इस्लाम सितंबर 22 to 24 1884 में लाहौर में इस्टेब्लिश की गई थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये इसको एक मस्जिद के अंदर
मतलब बनाया गया था बैठकर। तो मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद बक्कन नाम है मस्जिद का, मोची गेट लाहौर में लोकेटेड है। खलीफा काजी हमीदुद्दीन इसके फाउंडर हैं, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम। तो खलीफा काजी हमीदुद्दीन, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अब्दुल कादिर साहब। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम, तो वो अब्दुल कादिर साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन होती है .ppt। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइबेरियन पेनिनसुला इज़ इन? आइबेरियन पेनिनसुला यूरोप में लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आइबेरियन पेनिनसुला पर अगर हम कंट्रीज़ की लोकेशन की बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला इज़ कवर्ड बाय स्पेन, और कुछ आई थिंक वेस्टर्न एज पे पुर्तगाल का कुछ एरिया है आइबेरियन पेनिनसुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ आर विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस? ऑप्शन ए है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ऐसी चीज़ का नाम होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल खुशबू है, जैसे मोहब्बत है, जैसे दिलेरी है, ब्रेवरी, करेज, ऑनेस्टी, लव, फ्रेगरेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के नेम्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्व्स, हर सेल्फ, ये सारे सेल्फ वाले जो प्रोनाउंस होते हैं इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये तब होते हैं जब ये दोबारा से सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अली इंजर्ड हिमसेल्फ, अली ने ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। अब इंजर्ड एक ऐसा वर्ब है जिसने एक्शन परफॉर्म करना है किसी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन यहाँ हिमसेल्फ आ गया और हिमसेल्फ से मुराद अली ख़ुद है, यानी जो बंदा एक्शन परफॉर्म कर रहा है वही बंदा उस एक्शन का विक्टिम भी है। उस एक्शन का जो इफ़ेक्ट है वो भी परफॉर्मर खुद रिसीव करे, तो उस प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अली या हम कह सकते हैं कि द प्रेसिडेंट प्रेज्ड हिमसेल्फ, कि उसने अपनी तारीफ़ की है। प्रेज तारीफ़ की किसकी? किसी की तो करेगा, लेकिन हिमसेल्फ लग गया तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट को, खुद को, यानी सब्जेक्ट को। तो इस तरह के प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यही सेल्फ वाले प्रोनाउंस एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में ये एम्फसाइज करते हैं, ज़ोर देते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे अली हिमसेल्फ प्लेड द गेम वेल, तो अली के बाद जो हिमसेल्फ आ रहा है, अली इंजर्ड हिमसेल्फ में हिमसेल्फ उसी को रिफ्लेक्ट तो कर रहा था अली को, लेकिन वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, वो एक्शन को रिसीव कर रहा था। लेकिन अली हिमसेल्फ प्लेड वेल, तो इसमें हिमसेल्फ को अगर हटा भी दें तो सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाने से सेंटेंस कंप्लीट नहीं रहता। जैसे अली इंजर्ड हिमसेल्फ, अली इंजर्ड किसको उसने ज़ख्मी किया, हिमसेल्फ हटा देंगे तो मीनिंग कंप्लीट नहीं रहेगा। जब सेल्फ वाला कोई प्रोनाउन हटाने से मीनिंग कंप्लीट ना रहे तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर सेल्फ वाला प्रोनाउन हटाने से मीनिंग आपका ठीक रहे तो फिर वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। जैसे शी रोट अ लेटर हर सेल्फ, यानी उसने खुद लिखा। शी हर सेल्फ कुक्ड द डिनर, हर सेल्फ को हटा भी दें तो शी कुक्ड द डिनर, तो ये यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी उसने खुद रात का खाना बनाया या उसने खुद इशाया पकाया। तो ये है आपका एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और ऑप्शन सी कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन आपका कोई भी ऐसी चीज़ का नाम होता है जिसको आप छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। जैसे पेन है, कार है, चेयर है, हाउस है, तो ये सारे नाउन जो हैं आपके कंक्रीट नाउन हैं। लास्ट वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, 40 मिनट्स की हो गई थी, इसलिए 10 क्वेश्चंस को पर वीडियो डिस्कस करने वाला आइडिया अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने थे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
विद नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।